नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, दिल्ली में वोटिंग हो चुकी है और चौक चौराहों से लेकर नुक्कड़ तक न सिर्फ दिल्ली में बल्कि दिल्ली के बाहर भी इस बात की चर्चा है कि झाड़ू चलेगी या कमल खिलेगा। क्या दिल्ली में इतना कीचड़ हो गया है कि कमल खिलेगा? क्योंकि साफ पानी में कमल खिलता नहीं है और प्रदूषित पानी में भी जहां अमोनिया का स्तर बहुत ज्यादा हो उसमें भी कमल नहीं खिलता है। कमल खिलने के लिए दलदल और कीचड़ की जरूरत होती है, लेकिन झाड़ू तो साफ घरों में भी चलता है और गंदे घरों में भी चलता है। झाड़ू के साथ पोछा भी चलता है। तो क्या दिल्ली की जनता ने हाथ से, याद रखिए, अपने पंजे का इस्तेमाल कर, हाथ का इस्तेमाल कर, क्या दिल्ली में झाड़ू के साथ पोछा भी लगा दिया है या झाड़ू लगाकर ही छोड़ दिया है? और झाड़ू के बाद की परिस्थितियों में 70 विधानसभा सीटों पर जहां बहुमत का आंकड़ा 36 होता है, 36 के लायक किसी पार्टी को छोड़ा है या नहीं छोड़ा है? और किन परिस्थितियों में, चाहे वो झुग्गी वाले हो, चाहे वो अकलियत हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे वो दिल्ली की हाई सोसाइटी हो, चाहे वो ईएमआई कल्चर पर हर महीने लोन की किस्त भरकर आसमान में मुर्गी के दड़बे की तरह जैसे हम लोग रहते हैं उस तरह से रहने वाली दिल्ली की द्वारका सिटी की सोसाइटी हो। तो दिल्ली जा किधर रही है? सीधे चलते हैं ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि मिश्रा जी ने कल सघन दौरा किया है दिल्ली के इलाकों का और जमीनी हालात देखे हैं कि मध्य वर्ग किधर, झुग्गी किधर और दिल्ली का की पूरी पूरी बिसात किधर। ऋषि जी, शुरुआत, पहला सवाल इसी से कि पिछली बार दो चुनाव से 70 में 62 और 70 में 67 का जो आंकड़ा था, यानी 90% और 94% का जो स्ट्राइक रेट था, विपक्ष भी साफ कर देती थी। क्या इस बार दिल्ली में मजबूत विपक्ष दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। ना स्थिति 15 वाली है, ना स्थिति 2020 वाली है, लेकिन स्थिति इतना भी प्रतिकूल नहीं हुआ है भाजपा के लिए कि भाजपा अपने बलबूते सत्ता पे आसीन हो और 27 सालों का जो वनवास है वो टूट सके। लड़ाई दिलचस्प है और लड़ाई दिलचस्प इसलिए बना है कि कांग्रेस भी कई सीटों पे इक्वेशन को किसी के पक्ष में बना दिया है, किसी के पक्ष में बिगाड़ दिया है, किसी के विरुद्ध में बिगाड़ दिया है। जो तमाम एग्जिट पोल का जो ट्रेंड दिख रहा है, यदि आप ऑन एवरेज देखें तो अधिकतर एग्जिट पोल जो है बीजेपी को सत्ता में आते हुए दिखा रही है, लेकिन कभी भी एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं होता है। ओवरऑल देखें, जितने भी एग्जिट पोल आप यदि 15-20 एग्जिट पोल को आप देख लें तो कभी भी एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में आप एग्जिट पोल क्या रिफ्लेक्ट कर रही थी कि बीजेपी थम्पिंग मेजोरिटी के साथ, यानी 400 से अधिक सीटों के साथ आ रही है। नतीजे क्या हुए? महाराष्ट्र में एग्जिट पोल क्या दिखा रही थी, हरियाणा में एग्जिट पोल क्या दिखा रही थी, या दिल्ली को ही ले लीजिए तो 20 में क्या दिखा रही थी या 15 में क्या दिखा रही थी। तो कभी भी एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं होता। और एग्जिट पोल का जो खेल है आप बेहतर समझते हैं कि मतदान केंद्र से 6 बजे तक वोटिंग होती है और 6 बजे से पहले मतदान केंद्र में लंबे लंबे कतारें लगी होती है, उससे पहले एग्जिट पोल आ जाता है। 6 बजे के बाद एग्जिट पोल दिखाने लगते हैं और नियम क्या है, यदि 6 बजे तक यदि लोग अंदर में हैं तो वो अपना मतदान करके ही बाहर आएंगे जी। और जहां क्लोज फाइट हो, 1-2% का भी वोट इधर उधर हो जाए लास्ट के 1 घंटे में, तो ये पूर्णतः अनुमान लगा लेना है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आ रही है, कौन सा पार्टी सत्ता से जा रही है, ये कहना आसान नहीं है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, ठीक है 2015 वाली स्थिति नहीं है, 2020 वाली स्थिति नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी की सत्ता में फिर से वापसी हो रही है। वो संख्या क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूं। वो संख्या क्या 40 होगा, वो संख्या 45 होगा, क्या वो संख्या 50 होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी बहुत पुअर परफॉर्म
मीन्स दे पाई, फिर भी 35 से 40 के बीच में आम आदमी पार्टी रहेगी। वो संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 40 से नीचे आम आदमी पार्टी अच्छा ऋषि जी की संख्या रहेगी। अब इसके पीछे का कारण मैं बताता हूँ। बहुत कम पत्रकार आपको बताएंगे। दिल्ली में कितने बूथ हैं? दिल्ली में 13,000 समथिंग बूथ है। और पिछले चुनाव के डाटा को आप एनालिसिस कीजिए। जितने भी मतदान केंद्र थे दिल्ली में, 2020 का मैं डाटा दे रहा हूं, उसमें 50% मोर लेस अबाउट या उसके आसपास 50% के आसपास जो बूथ है, वो बूथ जो है झुग्गी झोपड़ियों का है, अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोगों का है। और वहां पिछले बार देखा गया कि मोर देन 85%, 80%, 90%, कहीं कहीं 95% जो झुकाव था वहां के लोगों का, वो आम आदमी पार्टी के प्रति था। मैं फिर से कह रहा हूं, जितने भी बूथ हैं दिल्ली में, 13,053 या 57 बूथ हैं। 6,000 के करीब इस तरह की कॉलोनी में बूथ है। हाँ, तो इस बार कुछ ऐड भी हुआ है, लेकिन 2020 के डाटा को देखें तो करीब 6,000 के आसपास बूथ सेंटर पे, जहां झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की बहुलता थी, अनऑथराइज कॉलोनी में लोगों की बहुलता थी, वहां जनरली एक तरह से क्लीन स्वीप आम आदमी पार्टी को मिला था। करीब 85%, 90%, कहीं कहीं 95% लोगों का समर्थन मिला था। क्या उस बेस वोट में बीजेपी सेंध लगाने में सफल रही है? यदि वह 80% ऑन एवरेज 80-85% भी मान लीजिए, तो वो घट के क्या 60% आया है? यदि 60% भी आया है, फिर भी आम आदमी पार्टी को एज है। 50% के आसपास आया है, फिर भी आम आदमी पार्टी को एज है। तो ये देखना। और जो एग्जिट पोल करते हैं, कितने उस्ताद होते हैं इस फील्ड के, ये कहने की जरूरत नहीं है। एक ऑफिस में बैठ के, घर में बैठ के ये लोग डाटा निकाल लेते हैं, और अपने अनुमान से किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए कैसे मैनिपुलेट किया जाता है माहौल को, ये कहने की जरूरत नहीं है। मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं 2020 में पूरे, मतलब आप अपना प्रशंसा करना थोड़ा ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं दमखम के साथ कहता हूं, मेरे आप ट्विटर हैंडल को देख लीजिएगा, 2020 में मैं ही वो पत्रकार हूं जिन्होंने ये कहा था कि मनीष सिसोदिया सीट अपना हार भी सकता है, और जीतेगा भी तो वह 2,000-3,000 से कम अधिक का मार्जिन नहीं होगा। यही स्थिति मैं आपको आज बता देता हूं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अतिशी, तीनों का सीट फंसा हुआ है। ये तीनों जीत भी सकते हैं, ये तीनों जीत भी सकते हैं, ये तीनों जीत भी सकते हैं, लेकिन मार्जिन बहुत कम रहेगा। अरविंद केजरीवाल जो पिछले बार 25,000 के थंपिंग मेजोरिटी से चुनाव जीते थे, वो 25,000 हो सकता है 5,000 भी हो जाए, हो सकता है 3,000 भी हो जाए, 10,000 के नीचे ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। बहुत ही क्लोज फाइट है। मनीष सिसोदिया वाले सीट तो बिल्कुल फंसी हुई है, हार भी सकते हैं मनीष सिसोदिया। यही स्थिति अतिशी का भी है। लेकिन बीजेपी ने इन बड़े जो चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, उनको घेरने में सफल रहे हैं, लेकिन बाकी सीटों पे क्या समीकरण रहा है, ये देखने वाली बात है। और मैंने जो डाटा दिया है, करीब 13,000 जो बूथ हैं, उसमें 6,000, 6,500 बूथों पे जिस पार्टी को पिछले चुनाव में 80-85% का चंक मिला हो, चंक नहीं बड़ा चंक मिला हो, क्या उसमें आप बीजेपी या कांग्रेस सेंध लगाने में सफल रही है? कितना सफल रही है, ये देखने वाली बात है। जी ऋषि जी, दो बातें हैं जो समझ में नहीं आ रही है। एक तो इस बार जो एग्जिट पोल करने वाली ज्यादातर कंपनियां हैं, अधिकतर 100%, उनके मैंने नाम भी नहीं सुने थे। जितने बड़े ब्रांड थे, एक्सिस माई इंडिया, उसके बाद आप देखें तो और नाम सुनते थे, टुडे चाणक्य, और कौन कौन से नाम, नीलसन, ये सब जो बड़े नाम थे, कुछ और नाम है बड़े से, ये सब इस बार उनका एग्जिट पोल लाने से परहेज किया है। वो एग्जिट पोल ही नहीं लाए हैं दिल्ली चुनाव पर, और नए नए प्लेयर आजकल दिखाई दे रहे हैं एग्जिट पोल लाते हुए। आपको क्या लग रहा है? एक तो देखे गए थे टीवी चैनल पे डांस करते हुए, सफल हुआ तो एग्जिट पोल वाले, और फेल हुआ तो रोते हुए, भोकाल पार कर रोते हुए दिखे थे। एक एग्जिट पोल वाले हैं, वो ऐसा थे कि वो चाणक्य नहीं चंद्रगुप्त ही नजर आ रहे थे बिहार के 15 के चुनाव में, ऐसा एग्जिट पोल उनका था। ऐसा बड़े नाम है, नीलसन, ये सब कहाँ गायब हुए थे जनाब?
ये क्यों नहीं किया देखिए, एग्जिट पोल इन लोगों ने? ये ये बताइए पोल ना, ये वाले खेल परहेज में, क्यों किए हैं? एक पोल वाला जो खेल है मैं उसको बेहतर समझता हूं। मैं आपको बताऊं, एक पोल वाले जो खिलाड़ी थे, वो हम्म, अब किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब वो राजस्थान का सर्वे और ओपिनियन करके आए थे, और सही से 4-5 विधानसभा क्षेत्रों का नाम भी नहीं ले पा रहे थे। हाँ, हम्म, क्योंकि मैं राजस्थान को बेहतर समझता हूँ। तो मैंने कहा भैया ये नहीं, ये होगा। और ये हम्म, दक्षिण नहीं, पश्चिम में है। हम्म, दौसा किधर है, और जयपुर किधर है, उदयपुर किधर है, मेवाड़ और किधर है, शेखावटी बेल्ट किसको कहते हैं। तो हम्म, अब दिल्ली में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के और एसी रूम में बैठ के आप डाटा को मैनिपुलेट करके किसी के पक्ष में माहौल बनाना चाहते हैं, वो अलग बात। हम्म, अब ग्राउंड पे जो पत्रकार उतरेंगे वही आपको एग्जैक्ट पोल, एग्जैक्ट रिजल्ट आने से पहले एग्जैक्ट माहौल बता सकते हैं। ये 5-6 लोगों से बातचीत करके आप नहीं बता सकते हैं। हम्म, मैंने 2020 में भी कहा था कि चांदनी चौक की जो सीट है, आम आदमी पार्टी भारी मतों से जीतने जा रही है। क्योंकि जी 3 वार्ड थे, 3 वार्ड में 2 वार्ड में क्लीन स्वीप था, और 1 वार्ड में आम आदमी नहीं, नहीं, पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर थी। ऋषि जी, हमें एक बात हमारे सवाल पर आई है। सवाल ये है कि ये बड़े नाम जो है एग्जिट पोल करने वाले लोग, उनका एग्जिट पोल देखना चाहते हैं। कई बार सफल भी हुए हैं, कई बार असफल भी हुए हैं। वो एग्जिट पोल करने क्यों नहीं उतरे हैं? क्या कारण था? पैसा नहीं मिला है या कोई और कारण था? अरे सबने सबने अपनी जो क्रेडिट है वो एक तरह से खो दिया है। हम्म, अब एक पत्रकार जो है, चौबे साहब, उनको उनको उनके साथ महाकुंभ में क्या हुआ है प्रयागराज में, आपने देखा। हम्म, और वो चैनल किस प्रकार से गुणगान करती है। और कहा तो जी, ये भी जा रहा है कि केंद्र में एक बैठे बड़े मंत्री, नाम नहीं लूंगा, और राज्य के हम्म, मुख्यमंत्री में टसल है। हम्म, और जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका उस चैनल के जो मुख्य संपादक है उनका दोस्ती है। हम्म, और वो केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री के छवि को, बेहतर बढ़ते हुए कद को और छवि को देखना नहीं चाहते हैं। जी, अब गए तो ये इलाज हो गया उनका। तो ये आप अपनी क्रेडिबिलिटी खुद आप खोते जा रहे हैं, तो लोग कहां से आप पे विश्वास करेंगे। जी, तो ये कहना कि आम आदमी पार्टी, तमाम जो एग्जिट पोल जो दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी एक तरह से सीन से गायब है, बीजेपी हम्म, बीजेपी सत्ता में आ रही है, ये कहना बहुत ही जल्दीबाजी होगा अभिषेक जी। लड़ाई नो डाउट पिछले 2 विधानसभा चुनाव की तुलना में बीजेपी ने इस बार चुनाव बड़े बेहतरीन ढंग से लड़ा है। संघ का भी सपोर्ट मिला है। आप समझ लीजिए, संघ हम्म, जो है मतलब ड्राइंग रूम मीटिंग, उन्होंने 8,000 से अधिक ड्राइंग रूम मीटिंग उन्होंने की है। मतलब हम्म, किसी एक घर में बैठ गए और उस कॉलोनी के 10-20 लोगों को बुला लिया, और संघ के लोगों ने ऐसे बैठकें की हैं बीजेपी के लिए। बीजेपी ने पूरा ताकत झोंक दिया है। फिर हम्म, भी बीजेपी सत्ता में दिल्ली में यदि नहीं आ पाती है, तो सवाल तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी के लीडरशिप और संगठन और ऑर्गेनाइजेशन में, अमित शाह क्या कहते हैं, जेपी नड्डा पर सवाल तो उठेंगे ही ना। हम्म। एक ऋषि जी, बड़ा सवाल ये है, कल मुझे किसी ने बताया कि दिल्ली में जो एग्जिट पोल करने वाली छोटी छोटी, मैंने नाम नहीं सुना था, सच बता दूं, ज्यादातर एग्जिट पोल में मैं 90% का मैं नाम नहीं सुना था। मैं एक कल मिनट रुक एक जाइए, डेढ़ एक बजते मिनट बजते एक दफ्तर में आ गए थे एग्जिट पोल। अधिकतर चैनलों के दफ्तर में 1 डेढ़ बजे तक एग्जिट पोल दे दिया था। रात ही में कर लिया था क्या, वोटिंग के पहले ही? अब एग्जिट पोल का क्या अर्थ होता है? हम्म, कोई व्यक्ति अपना मत देके जब निकलते हैं, एग्जिट करते हैं, और जैसे ही हम्म, मतदान केंद्र से एग्जिट करते हैं, उसी समय पत्रकार या कोई जो सर्वे करने वाले लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने किस पार्टी के सपोर्ट में वोट किया है। हम्म, जब जब लोग लंबे लंबे कतारें मतदान केंद्र पे लगा हुआ है, उससे पहले एग्जिट पोल दिखा देते हैं। ये कौन सा एग्जिट पोल है? हम्म, जब लोग वोट कर ही रहे हैं, एग्जिट हुए नहीं मतदान केंद्र से, आपने एग्जिट पोल दिखा दिया। जी, और एक तो झा जी साहब हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, पूरा नाम नहीं बताऊंगा, एक झा साहब हैं बिहार के, अपने आप के बड़े, अपने आप को बहुत बड़े, ये मतलब सर्वे करने वाले, एग्जिट पोल करने वाले अपने आप को मानते हैं, बड़े चैनल से टैगअप भी है। हम्म, उनको ये नहीं मालूम है कि झारखंड में सुदेश महतो कौन है।
मेरे से भिड़ गए। हाँ, मेरे से भिड़ गए, मेरे से वो बहस करने लगे। हम बोले कि आपने जो कहा है यदि सही होगा तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। ब्रेक के बाद उनको ऑन एयर माफी मांगना पड़ा। अब ऐसे लोग एग्जिट पोल करेंगे तो आप समझ जाइए एग्जिट पोल का क्या महत्व हो जाएगा, महत्व बचेगा जी। अच्छा ऋषि जी, आते हैं दिल्ली चुनाव पर। आम आदमी पार्टी की जो बड़ी ताकत मानी जाती थी वो क्या थी? ईस्ट दिल्ली का इलाका और साउथ दिल्ली का इलाका, यानी जमुना पार का इलाका। और फिर यह शुरू कर दे कहां से? शुरू कर दे वजीराबाद से लेकर के पूरा यमुना पार, आप देख लीजिए, सीलमपुर से लेकर के पूरा ओखला तक, यहाँ मयूर विहार, कोंडली, त्रिलोकपुरी वगैरह होते हुए फिर साउथ दिल्ली में घुस जाइए तो सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, इन सब का इलाका आम आदमी पार्टी का इलाका माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी का जो पहले तो जनसंघ के जमाने में कहते थे पहाड़गंज की पार्टी, पहाड़गंज की पार्टी मतलब उस समय तो साउथ दिल्ली बसी भी नहीं थी ढंग से। पहाड़गंज मतलब ज्यादातर रिफ्यूजी लोग जो पाकिस्तान से आए थे वो जनसंघ का आधार वोटर थे, करोल बाग वगैरह का इलाका। मैंने देखा करोल बाग में वोटिंग प्रतिशत 45-47 पर जाके गिर रहा है। और उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के गढ़ है वहां जबरदस्त पोलिंग हुई है। क्या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सिर्फ घर में टेलीविजन पर ही समर्थन दे रहे थे क्या भाजपा को? देखिए, एक एक थोड़ा आपको जो फैक्ट्स उसको ठीक कर दो। करोल बाग की जो सीट है, पिछले बार भी आम आदमी पार्टी 30,000 के भारी भरकम मतों से चुनाव जीती थी। हाँ जीत, वहां देखिए गढ़ में भी जीती थी, तभी तो 62 सुन तक पहुंची थी। सुन लीजिए मेरी बात। वहां यदि वोट परसेंट कम हुआ है तो ये चिंता चिंता जो है आम आदमी पार्टी की। ये यदि वहां पे जहां आप पिछली बार 30,000 से चुनाव जीते हैं, यदि वहां पे यदि वोटिंग परसेंटेज डिप हो रहा है तो चिंता आम आदमी पार्टी के लिए, ना कि बीजेपी के। जो 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 मतलब एक आम समझ है चुनावों का और वोटिंग पैटर्न का, उसके आधार पे मैं बता रहा हूं। लेकिन आप इस बात को समझिए कि जो अपर मध्यम वर्ग है वो हमेशा से बीजेपी के साथ रही है। आज बीजेपी का कॉन्ट्राडिक्टरी ये था आशीष जी, कॉन्ट्राडिक्टरी, ऋषि जी, कॉन्ट्राडिक्टरी इसमें ये है कि जो साउथ दिल्ली की पॉश कॉलोनी है, ज्यादातर पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग वहां रहते हैं, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करते रहे। वो हमेशा लिबरल रुझान के रहे, ग्रेटर कैलाश हो, उसमें उसमें बसंत विहार हो। उसमें भी रीजन वाइज है। देखिए जनरली जो, देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, जो 36-37% जो बीजेपी का जो वोट है उसमें अपर मध्यम वर्ग का बड़ा रोल होता है। आप देख लीजिए, कल भी मैंने कई ऐसे बूथ पे जाके लोगों से पूछा और लोगों के रहन सहन से पता चल जाता है कि ये मध्यम वर्ग में लोअर मध्यम वर्ग से हैं या अपर मध्यम वर्ग से हैं। तो मैंने ऐसे लोगों से जो सवाल किया तो उन्होंने बदलाव के लिए वोट, उन्होंने कहा कि मैंने पूछा जब आप किस आधार पर वोट कर रहे हैं, तो बदलाव के लिए। तो बदलाव के लिए मतलब एंटी गवर्नमेंट वोट कर रहे हैं। जब मैं लोअर मध्यम वर्ग, हाँ लोअर मध्यम वर्ग में जब मैंने पूछा तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि, मैंने पूछा कि आप किस आपका जो आप जो मत कर रहे हैं किस आधार पे कर रहे हैं? बोले कि बेहतर शिक्षा के लिए। अब बेहतर शिक्षा के लिए यदि कोई वोट कर रहा है तो आप ट्रेंड समझिए, वो आदमी किसको वोट करने जा रहा है? बेहतर स्वास्थ्य के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और डेवलपमेंट, बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य की का यदि कोई व्यक्ति नाम लेता है तो इसका मतलब है कि वो वर्तमान सरकार जो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी उससे वो कहीं ना कहीं वो मतलब उनके कार्य प्रणाली से सहमत है। शिक्षा को लेकर तो उसमें कोई दो राय नहीं है अभिषेक जी, कि दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी आई है, जो एक एजुकेशन का मॉडल उन्होंने पेश किया है। अब ठीक है, आप भाजपा के हैं, आप कांग्रेस के हैं या कोई पार्टी है उसकी आलोचना कर, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। तो आप समझ लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं कल भी बड़े चैनलों पे कहा कि झुग्गी झोपड़ियों में जो वोट है उसमें बीजेपी ने कितना सेंध लगाया है और लोअर मध्यम वर्ग को अपने तरफ कितने वो अट्रैक्ट कर पाते हैं, यही बीजेपी का सफलता का पैमाना होगा।
जी। यदि आज भी वो झुग्गी झोपड़ियों का वोट आम आदमी पार्टी के साथ है, लोअर मध्यम वर्ग का सपोर्ट, आप समझ जाइए जिस परिवार का इनकम अभिषेक जी 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 है, हम्म। वो कभी भी भाजपा को वोट नहीं करेगा। आपको फ्री में बिजली मिल रहा है, फ्री में पानी मिल रहा है, आपको आपकी घर की महिला यदि जॉब कर रही है तो आपको बस सेवा में मतलब बस से यात्रा कर रहे हैं तो पैसा नहीं लग रहा है, जी। बेहतर स्कूल मिल रहा है आपके बच्चों के लिए। तो ऐसे जो वर्ग हैं वो कभी भी आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में वोट नहीं करेंगे। हाँ, वहां पे लोगों की नाराजगी है जहां विधायकों ने काम नहीं किया है, विधायकों और जनता में कोई कम्युनिकेशन नहीं था। जैसे जंगपुरा में आज मनीष सिसोदिया को जो मतलब एक तरह से मनीष सिसोदिया जो मतलब उनकी जो लड़ाई दिलचस्प इसलिए हो गई है कि जो उस समय के जो सिटिंग एमएलए थे उनके बारे में वहां के लोगों का कहना है कि वो जनता के बीच में नहीं जाते थे, कम्युनिकेशन उनका जनता से बहुत कमजोर था। हम्म। तो उन सीटों पे क्या कहते हैं उनको आम आदमी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है जहां विधायक सक्रिय नहीं थे, और वहां जहां कांग्रेस ठीक ठाक वोट लाने में सक्षम होती हुई दिख रही है। जैसे अंबेडकर नगर के जो सीट है, हो सकता है कि कांग्रेस चुनाव वहां जीत जाए। मैं अच्छा, ये कांग्रेस के बताइए। झोली में कोई सीट जाता हुआ दिख रहा है, वो अंबेडकर नगर का है। बहुत ही बेहतरीन फाइट वहां के जो कांग्रेस कैंडिडेट है वो दे रहे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी को। जी, कस्तूरबा नगर भी अच्छा लड़ रही है, सीलमपुर भी अच्छा लड़ रही है, बादली भी ठीक ठाक लड़ रही है। ये कुछ कांग्रेस अच्छी सीटें लड़ रही है। ऋषि जी, हमें ये बताइए, पहले ये बताइए एक लाइन में, मास्टर साहब का क्या हुआ? सोशल मीडिया वाले मास्टर साहब ओझा जी भाजपा का देखिए बोझा बांध देंगे वहां? मास्टर साहब के विरुद्ध में सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि जातीय समीकरण। हम्म। अब जो जाट हैं, वहां जो जाट हैं वो अनिल चौधरी के पक्ष में चले गए हैं। ग्रामीण एरिया का जो वोट है जाटों का पटपड़गंज, हाँ। है, या हाँ पटवर्गंज में अनिल चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। तो वो ठीक ठाक वोट अपना लेके जा रहे हैं। और जो नेगी है वो उत्तराखंडी है, और उत्तराखंडी का वोट बहुत मतलब अच्छा खासा है। तो पिछली बार नेगी 2000 वोट से अपना हारे जो, थे। हाँ उत्तराखंडी वोट जो है एक तरह से उनको जा रहा है। मोदी जी अब ने पैर छू के पूर्वांचलियों, प्रणाम किया था उनको। मोदी जी ने 3 बार पैर छुए अब थे उनके। अब हमारे जो मास्टर साहब हैं, सोशल मीडिया वाले जो मास्टर साहब हैं, उनको पूर्वांचली और आम आदमी पार्टी का जो कैडर वोट है वो कितना मिलता है ये देखने वाली बात है। तो लड़ाई उनके लिए आसान नहीं है, बहुत ही क्लोज फाइट होगा। यदि वो जीतेंगे भी हो तो वही 2,000, 3,000, 4,000, उससे बड़ा मार्जिन वहां नहीं हो सकता, और हो सकता है चुनाव हार भी जाए। जी, अच्छा, ऋषि जी, अब चूंकि रहने वाले आप बिहार के हैं, हम भी बिहार के हैं। बिहार की 2 पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी ने टोकन रिप्रेजेंटेशन दिया। नीतीश कुमार की पार्टी को बुरारी में और चिराग पासवान की पार्टी को साउथ दिल्ली के देवली इलाके में, वहां वोट दिया। अब सब वहां टिकट दिया। और हमारे ऑफिस में हमारे एक एडिटर हैं, नाम नहीं लूंगा, वो वोट डालने गए तो वो कमल निशान ढूंढ रहे थे, चूंकि वो खानदानी तौर पर भाजपाई है। कमल निशान ढूंढ रहे थे, कमल नहीं दिखा तो वो बता रहे थे झाड़ू में लगा करके आ गए वोट। अब यहाँ आने पर उनको मैंने बताया, वो पूछे थे कि मेरे यहाँ कमल दिखाई नहीं है मशीन में। मैंने कहा वहां हेलीकॉप्टर दिखा होगा कमल के बदले में। तो ये स्थिति है महाराज। आप अच्छा मैं बताइए, बुरारी का बुरारी में बता दूं। संजीव झा के खिलाफ नीतीश कुमार की पार्टी से शैलेंद्र कुमार है, और देवली की सीट अब पर चिराग मैं पासवान की पार्टी अब है। थोड़ा क्या खबर है? अब थोड़ा बिहार के दर्शकों के लिए मैं बता दूं शैलेंद्र कुमार कौन है, जानते हैं आप? रवि साहब जो शैलेंद्र मुख्यमंत्री के कुमार, करीबी ब्यूरोक्रेट है, उनके हाँ ससुर है। हाँ हाँ, जो मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं कुमार रवि, उनके फादर इन लॉ हैं। आजकल और दीपक कुमार से ज्यादा ताकतवर है कुमार रवि, ये अब हकीकत है अभी। कुमार रवि के कारण ही उनको टिकट मिला है। और कुमार रवि ने प्रत्यक्ष रूप से, सॉरी अप्रत्यक्ष रूप से पूरे ताकत लगा दी है उनके लिए बुरारी में। तमाम उनके जो मिलने वाले हैं, इष्ट मित्र हैं, तमाम जो है उनको वहां पे कुमार रवि ने लगा रखा है। फिर लेकिन भी जो संजीव झा रिपोर्ट बड़े है, मिलनसार हैं। वही मैं बोलने तो दीजिए। हम्म। मेरे पास जो रिपोर्ट है कि जेडीयू उम्मीदवार चुनाव हारने जा रहे हैं वहां से। पिछले बार भी यही शैलेंद्र कुमार उम्मीदवार थे, करीब 33,000 समथिंग वोट से संजीव झा ने उनको हराया था।
और संजीव झा की जो छवि है, हमारे मित्र हैं, हमारे पैनल डिस्कशन में बराबर हम लोगों के साथ वो रहते हैं। और संजीव झा जो है मिलनसार स्वभाव के हैं और आसानी से उपलब्ध रहने वाले नेता हैं। अब 100% किसी को खुश किया नहीं जा सकता है, लेकिन उनके बारे में जो आम चर्चा है कि वो आप उनको रात के 10 बजे 11 बजे भी फोन कीजिएगा तो आसानी से उपलब्ध आपके लिए हो जाएंगे। तो ऐसे नेता को लोग पसंद करते हैं। हालांकि शैलेंद्र कुमार जो एनडीए के उम्मीदवार हैं तो वो भी चुनौती तो अच्छा पेश कर रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है, संजीव झा आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। यदि संजीव झा जैसे कैंडिडेट चुनाव हारते हैं तो अब समझ जाइए कि आम आदमी फिर सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि ये जो सीट है, सौरभ भारद्वाज वाली सीट है, संजीव झा वाली सीट है, ये सब सीट कंफर्म सीट माना जाता है आम आदमी पार्टी का, सोमनाथ भारती। तो यदि इन सीटों पे यदि आम आदमी पार्टी को परेशानी होता है, वो भी शैलेंद्र कुमार जैसे लो वेट उम्मीदवार से, तो फिर आम आदमी पार्टी एक तरह से मुझे लगता है फिर तो डबल डिजिट भी नहीं क्रॉस कर पाएगी। इन सीटों पे आपको खतरा है, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है, संजीव झा आसानी से चुनाव जीत जाए। देवली चिराग पासवान वहां आप समझ जाइए, जेडीयू ने वहां पे किसको प्रभारी बनाया मालूम है? संजय झा। आप ही नहीं, वहां पंकज मिश्रा है, सैदपुर के जो विधायक है। अब कितना आप देखिए, अब जो संगठन में जो जेडीयू के जो संगठन करता है, ऐसे लोगों को लगा रहे हैं जिनको संगठन का एबीसीडी नहीं मालूम है। जो संगठन को समझता है, ऐसे उम्मीदवारों को, ऐसे नेताओं को वहां पे प्रभारी बनाना चाहिए। अब पंकज का पर्यायवाची होता है कमल। सुनिए, पंकज का पर्यायवाची होता है कमल। हिंदी साहित्य पढ़िएगा तो पता चलेगा। और जो बुराड़ी का इलाका है, यमुना के पुस्ता पर बसा हुआ है, और बारिश में बहुत कीचड़ हो जाता है, बहुत कीचड़ हो जाता है उस इलाके में। लेकिन वहां तीर है ना, वहां तीर है। अब कमल जो है तीर को भोग दे कमल कट जाएगा। जी, तो ये बताइए देवली की क्या खबर है? देवली के जो उम्मीदवार हैं वो लोजपा के उम्मीदवार नहीं है। सिंबॉलिक जो है वो उम्मीदवार लोजपा के हैं, लेकिन वो भाजपा के नेता। यही चिराग पासवान की राजनीति मुझे समझ में नहीं आती है। आप सीट तो मांग लेते हैं दिल्ली में, आप सीट तो मांग लेते हैं झारखंड में, आपके पास उम्मीदवार नहीं होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जाते हैं, तो वहां भी लड़ाई आसान नहीं है। दिल्ली में लोजपा के लिए लड़ाई आसान नहीं है, वो बहुत पैसे वाले उम्मीदवार हैं। अब कितना चॉकलेट उन्होंने दिया है चिराग पासवान को, ये कहने की मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन चर्चा है, चॉकलेट की भी चर्चा है। बिना चॉकलेट का कुछ होता नहीं है, आप तो जानते ही हर पार्टी में। अभी एक नेता है, अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, पद्मश्री या पद्म विभूषण मिला है उनको। उनके लिए एक विधायिका बेचारी कह रही थी, अभी सांसद हैं, कि उस जमाने में 25 लाख रुपया देना पड़ा था टिकट के लिए। तो आप समझ सकते हैं चॉकलेट का बड़ा खेल है। अब देखिए क्या होता है देवली में, लड़ाई वहां भी आसान नहीं है। देखिए लड़ाई, फाइनल क्वेश्चन, वहां आम आदमी पार्टी के लिए लड़ाई वहां कठिन होता हुआ दिख रहा है जहां कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही, वहां कठिन होता हुआ दिख रहा है जहां विधायक के प्रति एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त था। आप समझ जाइए 26 विधायकों का टिकट काटना, 62 में से 26 विधायकों का टिकट काटना, मतलब जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी। अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध नहीं, वहां के स्थानीय विधायकों के विरुद्ध। यही हर पार्टी को इस पे वर्कआउट करना चाहिए, चाहे भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस। बड़े चेहरों के भरोसे आप चुनाव कब तक लड़ते रहेंगे? ठीक है, बड़े नेता आपको एक मोमेंटम दे देते हैं, लेकिन ग्राउंड पे तो आपको 5 साल काम करना होगा, जनता के बीच में जाना होगा, उनके सुख दुख में आपकी भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऋषि जी, अब हमारे आखिरी सवाल, मैं थोड़ा मैं 2 सेकंड लूंगा, आपने छेड़ दिया तो इसलिए। अब हमारे मुजफ्फरपुर के जो सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, मैंने उनके पीए, घोषित पीए को फोन किया कि मुजफ्फरपुर के एक पीक पॉइंट है जहां 50,000 आबादी डेली क्रॉस करता है, वहां का जो हाई मास लाइट खराब है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप एप्लीकेशन दीजिए, ऑफिस आइए। हम बोले भैया मैं दिल्ली से ऑफिस मुजफ्फरपुर आऊं, ऑफिस आपके कार्यालय में एप्लीकेशन पुटअप कराऊं, रजिस्टर में मेंटेन कराऊं, उसके बाद मंत्री जी को संज्ञान होगा कि ये चीज खराब है, उसको ठीक करवाना है।
बिल्कुल, बिल्कुल तो सही आप ऐसे कह रहे हैं। हालात हैं, मोदी जी के नाम पे आप या अरविंद केजरीवाल के नाम पे आप कब तक आप अपने नैया पार कराते रहेंगे? जनता के बीच में ऋषि आपको जी, रहना होगा, काम करना होगा। जी। ऋषि जी फाइनल क्वेश्चन, सीधा सपाट आंसर दीजिएगा इसका। 8 फरवरी दिल्ली के दिन का निर्णायक फैसला जो जनता दे चुकी है, अब उसके बाद कहीं मशीन की चिप फैसला दे रही होगी बीच में तो मैं नहीं जानता। लेकिन जनता का फैसला जो आएगा स्वाभाविक, मशीन की चिप के फैसले पर तो हम उम्मीद ही नहीं करते कि क्या होगा। लेकिन जनता का फैसला ही अगर सही है, वही मशीन से निकलेगा। तो 8 फरवरी वो तारीख है, मुझे अच्छे तरीके से स्कूल के दिनों की घटना याद है। दिल्ली ही थी, कोटला का मैदान था। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के सारे विकेट कबाड़ दिए थे अनिल कुंबले ने, 10 के 10 परफेक्ट 10, 8 फरवरी को कोटला पर। यहाँ भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के कितने विकेट कबाड़ रही है? देखिए, दिल्ली के आम आवाम आपको गले लगाती है, या 27 सालों के वनवास को तोड़ती है, या हाथ को मजबूत करती है। हम्म। जो भी होगा उसका असर राष्ट्रीय लेवल पे भी होगा। अब मैं आपको बता दूं, नहीं, झाड़ू यदि भी ऑटोमेटिक अभी तक यदि मैंने देखी नहीं है ऋषि जी। आज तक मैंने झाड़ू ऑटोमेटिक नहीं देखी है। कहीं ये नौबत तो नहीं आएगी कि झाड़ू को हाथ में ही उठा के बाहर ना होगा, हाँ, 2013 नहीं, के नतीजों की तरह, देखिए 2013 के नतीजों की देखिए तरह। देखिए, यदि आप दिल्ली के विगत 40 सालों के ट्रेंड को देखिएगा तो 2013 या एक दो और ऐसा समय आया है, उसमें इस प्रकार का मिक्स मैंडेट दिया गया है। जनरली दिल्ली की जनता क्लियर मैंडेट देती है। जी। तो मुझे नहीं लगता है कि झाड़ू को हाथ की जरूरत होगी। या तो झाड़ू रिमोट कीचड़ से ही में कमल चलेगा। हाँ, या तो कीचड़ में कमल खिलेगा, या झाड़ू क्या कहते हैं, झाड़ू रिमोट से ज्यादा चलेगा। चांस किसका है, सीधा बताइए। देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि आज भी आम आदमी पार्टी को बीजेपी पर एज है। कितना एज है? 2020 वाला एज है, 15 वाला एज है, तो 15 2020 वाला एज नहीं है। लेकिन यदि आम आदमी पार्टी फिर से सत्तासीन होती है तो इसका राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर पड़ेगा, और खासकर कांग्रेस के लिए चिंता का सबब होगा। गुजरात से लेकर पंजाब में अगले आने वाले दिनों में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहां कांग्रेस मेन ऑपोजिशन पार्टी है। इसका असर पंजाब में पड़ेगा, इसका असर गुजरात में पड़ेगा, और उन तमाम राज्यों में पड़ेगा जहां आम आदमी पार्टी अपना पैर जमाना चाहती है। यदि बीजेपी जीतती है तो इसका असर बिहार में पड़ेगा। फिर बीजेपी ड्राइविंग सीट पे होगी, जो नीतीश कुमार एक तरह से दबाव बना रहे हैं। और आज भी प्रशांत किशोर ने कहा है कि कांग्रेस राजद से भिक्षा मांग रही है और भाजपा नीतीश कुमार से सीटों की भिक्षा मांग रही है। यही यदि दिल्ली में बीजेपी और सत्ता में प्रशांत आती किशोर है, क्या वो कर रहे हैं? प्रशांत किशोर किससे भिक्षा मांग रहे हैं? प्रशांत किशोर झगड़ा लगा रहे हैं। झगड़ा लगा रहे हैं। चलिए, तो ये बिहार का स्थिति चुनाव है। झगड़ा है तो या नहीं, दिल्ली के जो लेकिन नतीजे हैं राष्ट्रीय फलक पर, राष्ट्रीय इक्वेशन को जरूर प्रभावित करेगी, चाहे वो बीजेपी सत्ता में है या आम आदमी पार्टी फिर से सत्तासीन। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। बिहार में प्रशांत किशोर झगड़ा लगाए या बिहार के चुनाव में झगड़ा हो, दिल्ली का चुनाव अब झगड़ा नहीं बल्कि रगड़ा दिखाई दे रहा है। और दिल्ली का जो रगड़ा है, 8 तारीख को किसके पक्ष में पलड़ा झुकेगा? बकौल ऋषि मिश्रा, जिनके तर्कों से हम पूरी तरह सहमत हैं कि अगर चिप वाली मशीन ने कोई करिश्मा नहीं किया, तो जनता ने दिल्ली में करिश्मे को जगह नहीं दी है। थोड़ी सी नाराजगी भर दिखाई है। नाराजगी के बावजूद दिल्ली में झाड़ू वाली पार्टी को सत्ता में लाने लायक बहुमत का इंतजाम कर दिया है। लेकिन अभी भी आप जानते हैं, महाराष्ट्र के बाद चिप मशीन सिस्टम सब पर सवाल उठे। और दिल्ली का सिस्टम कोई हेमंत सोरेन का सिस्टम नहीं था, जहां ब्यूरोक्रेसी पर पूर्ण राज्यों की तरह राज्य सरकार का नियंत्रण हो। दिल्ली पर एलजी का नियंत्रण था, एलजी के माध्यम से केंद्र सरकार का ब्यूरोक्रेट पर नियंत्रण था। तो मशीन और चिप के ऊपर जो संशय के बादल है, कभी कभी मुझे लगता है आरके को ही क्यों ना दिल्ली का सीएम बना दिया जाए। आरके अपनी जिम्मेदारियों से अगले 5-7 दिन में मुक्त भी हो रहे हैं।
आरके स्टूडियो कभी मुंबई में हुआ करता था राज कपूर का। तो आरके ही जब रिटायर हो ही रहे हैं आरके, तो आरके को भारतीय जनता पार्टी ऊर्जा मंत्री बना सकती है केंद्र में, एक अलग आरके क्यों? तो दिल्ली में भी किसी आरके को मुख्यमंत्री क्यों ना बना दिया जाए? क्या ज़रूरत है इतना जनता को तंग करने का? क्या ज़रूरत है? बहुत खर्चा होता है चुनाव में, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग किलो में आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, ढाई किलो, किलो में कुछ लोग गालियाँ तौलते हैं कि किसने किसको गालियाँ दी। क्या ज़रूरत है गाली सुनने और गाली खाने की और उसको न्यूट्रिशन में बदलने की? और क्या ज़रूरत है खामख़ा इस ठंडा ज गरम के शरद गरम के मौसम में 75-80 साल के आदमी को जाकर के ट्रैक सूट में मफलर बाँध के कुंभ में डुबकी लगाने की। सब बेकार का काम क्यों होता है? कई बार समझ में नहीं आता है। खैर, दिल्ली ने फैसला सुना दिया है और फैसला मशीनों में बंद है और मशीन से करिश्मे की उम्मीद किसी को नहीं है। मशीन से आरके की तरह ही निष्पक्ष बने रहने की उम्मीद लोगों को है और वाक़ई यदि आरके की तरह मशीन निष्पक्ष है, तो दिल्ली में केजरीवाल जा रहे हैं और यदि आरके की तरह मशीन निष्पक्ष नहीं है, आपकी सोच के मुताबिक, हमारे दर्शकों की सोच के मुताबिक निष्पक्ष है, तो अरविंद केजरीवाल सत्ता से नहीं जा रहे हैं, बल्कि सत्ता में अगले 5 साल फिर बने रहेंगे। तो देखते जाइए, ऋषि जी ने तो आँखों देखा हाल बयाँ कर दिया। मुझे लगता है ऋषि जी, कितने बूथ पर कल आप घूमे होंगे? 40-50? नहीं, 20-25 बूथों पे मैं गया, अलग-अलग। 20-25 पर ही गए थे। चेकिंग बहुत थी, दिक्कत हो रही थी। हालाँकि फर्स्ट हाफ में हुँ। आपने बताया चेकिंग का सामना नहीं करना पड़ा। खैर, चेकिंग हो या ना हो, काउंटिंग के पहले आप वाले, भाजपा वाले और पंजा वाले, कांग्रेस वाले सब लोग चेकिंग बढ़िया से कर लें कि मशीनवा वही तो नहीं है, जिस मशीनों पर उनके सामने सील लगाया गया था। खैर, जो भी हो, ज़्यादा दिन नहीं है, 48 घंटे का वक़्त है, 48 घंटे में दिल्ली का सच सबके सामने आ जाएगा। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में और ज़मीनी हकीकत के साथ होने वाली चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है ऋषि जी, अब आपको कम से कम अब दिल्ली छोड़कर बिहार में ज़्यादा वक़्त देना पड़ेगा, क्योंकि 2025 का रण सिर्फ़ एक ही है। किसी राज्य में मध्यावधि चुनाव हो जाए तो अलग बात है, अन्यथा रण तो एक ही है 2025 का। 243 543 के भाग्य का फैसला करने वाले हैं, बिहार का चुनाव। तो देखते जाइए आने वाले वक़्त में क्या होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद ऋषि जी। नमस्कार।